इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 बताएगा सेल, सेल का स्ट्रक्चर और सेल का फंक्शंस के बारे में। पहले हम लोग जानेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल का काम क्या होता है और सेल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका सेल के बारे में काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा और आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि सेल आखिर होता क्या है। तो सेल को हम लोग कंपेयर करते हैं ब्रिक से। ब्रिक यानी कि ईंटा। ईंटा का काम क्या है, वो दीवार बनाता है, ठीक है। एक किसी भी दीवार का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक ईंटा होता है। उसी प्रकार किसी भी ऑर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। सेल को ऐड करके असेंबल करके कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की ईंटा को असेंबल करके एक दीवार खड़ा होता है, एक घर खड़ा होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया। तो देखो, सेल को डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। अब कैसे, तो देखो पहले जो ट्री होता है ना, ट्री, तो ट्री का जो बार्क यानी कि छाल है उसका एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से कॉर्क को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि इसमें एक बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप का, ये देखो सेल है, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्कवर किया बाद में सेल। तो बात दरअसल ये हुआ कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का छोटा सा स्लाइस लिया, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। देखो ये, आप देखो ये पैटर्न, देखो एकदम सीधा सीधा पैटर्न है सारा इसका, ठीक है, या ऐसे ऐसे है, इस प्रकार से है ना। तो ये उन्होंने पैटर्न एक देखा और ये जो पैटर्न था उनके लिए एक हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा था, ठीक है। ये पैटर्न उन्होंने हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा था। तो ये पैटर्न देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो एक नया इन्वेंशन है, ठीक है। ये तो पहले किसी भी साइंटिस्ट ये इसके बारे में जानते ही नहीं थे। तो ये जो पैटर्न था, ये देखो एक बॉक्स की तरह दिख रहा है, ये वाला एक बॉक्स की तरह दिख रहा है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल, ठीक है। सेल यानी कि जो जेल में सेल होता है, सेल यानी कि एक बॉक्स के टाइप का होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया सेल। अब सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल हम लोग ऐसे नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़ेगा। चूँकि रॉबर्ट हुक साहब 1665 के व्यक्ति थे, ठीक है, बहुत पुराने व्यक्ति थे, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा ही तगड़ा माइक्रोस्कोप नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके पास जो भी उस समय अवेलेबल डिवाइस था उससे उन्होंने बताया कि सेल टाइप का कोई चीज़ होता है। आज के डेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप आ गया है, इसलिए हम लोग सेल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ अब जानते हैं। तो जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया, सेल क्या है, एक ब्रिक होता है किसी भी बिल्डिंग का। तो सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है। अब जैसे आप देखो कि किसी भी दीवार में, ठीक है, ये दीवार है अगर, है ना, इस प्रकार का दीवार होगा, ठीक है। इसमें कोई जो ब्रिक है वो बड़ा होगा, कोई ब्रिक छोटा होगा, है ना, कोई ब्रिक गोल टाइप का हो सकता है ना, जहाँ पर जैसा होगा। तो सेल भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैसा ही होता है, वो अलग अलग शेप का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि अलग अलग टाइप के सेल, अलग अलग टाइप साइज का सेल, अलग अलग सेल का नंबर। अभी देखो हमारे धरती पे मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत सारे, करीबन 10, 15, 20, 25 लाख अलग अलग टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। उनका साइज अलग होता है, उनका शेप अलग होता है। फॉर एग्जांपल हाथी जो है वो, उनका जो शेप है वो अलग है, इंसान का शेप अलग है ना। फिर आप देखो कैट का शेप अलग है, डॉग का शेप अलग है, उसी तरह से फ्रॉग का शेप अलग है। तो अलग अलग टाइप के शेप और साइज का जानवर, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलता है। अब चूंकि उनका शेप अलग अलग है, देखने में ही वो अलग अलग लगते हैं, तो उनका जो सेल है उसका सेल का साइज, शेप या सेल का नंबर भी अलग अलग होता है। अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स, जैसे अगर इंसानों की बात करें तो इंसान में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, यानी हमारे पास करीबन 1 अरब या फिर 1 खरब सेल है। सोचो हम लोग के पास कितना सारा सेल है ना। और ये सब सेल अलग अलग शेप और साइज का होता है। ये सब सेल मिल के
फंक्शन करता है, फिर जाके ऑर्गन फंक्शन करता है, फिर ऑर्गन जब फंक्शन करता है तो ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है। इसका मतलब कैसे, देखो ये हम हैं, ठीक है, हमारा लीवर जब काम करेगा तो हमारा बॉडी काम करेगा, हमारा हार्ट जब काम करेगा तो वो ब्लड पंप करेगा, फिर हमारा बॉडी काम करेगा। इसी तरह से हर ऑर्गन को हमारा एक साथ काम करना पड़ता है, और उसके पीछे ऑर्गन को काम करने के लिए सेल को काम करना बहुत ज़रूरी है। जब सेल काम करेगा तो ऑर्गन काम करेगा, ऑर्गन काम करेगा तो ऑर्गेनिज्म काम करेगा। इसका मतलब समझो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जब वर्कर काम करेंगे तो उसका सुपरवाइज़र काम करेगा, जब उसका सुपरवाइज़र काम करेगा तो फैक्ट्री काम करेगी और फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी। उसी प्रकार हम लोगों का हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म है, ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स बल्कि जानवर जैसे कि कैट, डॉग, सब कोई, सबका वही कहानी है कि जब सेल काम करेगा तो ऑर्गन काम करेगा, जब ऑर्गन काम करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी काम करेगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिज्म दो तरह के सेल के बने होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग बिलियंस ऑफ सेल के बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा टाइप होता है जो सिंगल सेल का होता है, ठीक है, बस एक सेल का बना होता है। जो सिंगल सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जो बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं उसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी यानी कि बहुत सारा, सेलुलर यानी कि सेल। वैसे ही यूनिसेलुलर, यूनि यानी कि एक, और सेलुलर यानी कि सेल। तो एक सेल का बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो अलग अलग और बहुत सारे सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिसके पास कम सेल है उनका बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन नहीं करता होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म में कम सेल होता है उसका भी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन करता है। हम लोगों की बॉडी में बहुत सारा सेल है, ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल है, तो हमारा बॉडी सही से फंक्शन करता है। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, फिर भी उनका बॉडी उसी तरह अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। तो कितना सेल है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग ज़रूरत है। आपको पता होगा शायद कि, या नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि हमारे शरीर में बिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। पहले एक जो है वो फर्टिलाइज होता है हमारे जो लेडीज़ हैं उनके वोम्ब में, हमारी जो मदर है उनके वोम्ब में हम लोग सिंगल सेल से धीरे 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 डिवीज़न होते होते बहुत सारा सेल बनता है, और जब हम लोग बड़े होते हैं तो बहुत बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है, यानी कि वो पहले सिंगल सेल होता है, फिर धीरे धीरे वो डिवीज़न करते करते बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में बन जाता है। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिसमें सिंगल सेल है, जैसे हमने बताया कि वो भी हर काम करता है, अच्छी तरीके से करता है, जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना काम करेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, ह्यूमन्स हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया। उसी प्रकार सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, तो एमीबा हो गया, ठीक है, एमीबा। तो एमीबा के बारे में अगर बात करें तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं उसी प्रकार एमीबा भी कैप्चर करता है खाना और उस खाने को पचाता है, सांस लेता है, रिस्पायर करता है, अपने वेस्ट को बाहर निकालता है। एमीबा बड़ा होता है और एमीबा रिप्रोड्यूस करके नया नया एमीबा बनाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार की इंसान खाना खाता है, इंसान खाने को पचाता है, इंसान वेस्ट को निकालता है, इंसान बड़ा होता है और इंसान रिप्रोड्यूस करके फिर नया नया चीज़ें, मतलब इनफैक्ट नया इंसान को जन्म देता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सेल का अलग अलग शेप कैसा होता है। तो अब सोचो एमीबा सिर्फ एक सेल है, ठीक है, तो उसका शेप कैसा होगा, है ना। अब जो एमीबा है उसका शेप इर्रेगुलर होता है, यानी कि उसका शेप अजीब टाइप का, अलग है, एकदम अलग है। उसका शेप बहुत ही कोई रेगुलर नहीं है, ना तो वो चौकुट है, ना तो वो स्क्वायर है, ना वो रेक्टेंगल है, ना वो सर्कल है, वो अलग टाइप का इर्रेगुलर है, ठीक है। इनफैक्ट एमीबा का कोई शेप ही नहीं होता। सोचो एमीबा का कोई शेप ही नहीं होता। हम लोगों का शेप है, दो पैर है, दो हाथ है, एक मुंडी है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, लेकिन एमीबा का ऐसा कोई शेप नहीं है। वो अपना शेप, उसका जो शेप है वो चेंज करते रहता है, ठीक है। यहाँ तक कि वो सूडोपोडिया करता है, सूडो यानी कि फॉल्स। जब भी अब आप जब आगे क्लास में पढ़ोगे तो आपको सुनाई पड़ेगा सूडो फोर्स के बारे में, समझ में आएगा सूडो फोर्स के बारे में। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, और पोडिया का मतलब होता है फिट, ठीक है। तो उनके पास होता है सूडोपोडिया। ये क्या करता है, ये सूडोपोडिया मतलब कि एमीबा लगता है ऐसे चल रहा है बट वो असल में चलता नहीं है। उसका जो प्रोजेक्शन है, मतलब उसका जो
पैर का प्रोजेक्शन है, जो उसका बॉडी का प्रोजेक्शन है, वो लगता है कि बाहर निकल रहा है, बट असल में वो बाहर नहीं निकलता है। ठीक है, और इस प्रकार वो अपना शेप को जो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा एमीबा है। ठीक है, लगेगा कि एमीबा आगे बढ़ रहा है, बट वो अपना आगे नहीं बढ़ता, वहीं पर है वो खड़ा। ठीक है, लगेगा जैसे एमीबा वहीं पर खड़ा है बट वो आगे बढ़ रहा है। तो इसका ये सिचुएशन है, वो अपना शेप को चेंज कर सकता है। शेप को चेंज करने का क्या फ़ायदा हो सकता है? सोचो सोचो, अगर सोचो आप, अगर आपको आंसर आ जाए तो कमेंट में बताओ, और अगर नहीं आए तो वो भी बताओ। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में, यानी कि WBC के बारे में। तो ह्यूमंस में, इंसानों में WBC भी ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सिंगल सेल का है, और WBC भी अपना शेप जो है वो चेंज कर सकता है। WBC एक सेल है जो कि हमारे अंदर है, यानी कि इंसानों के अंदर है, बट एमीबा एक ऐसा सेल है जो कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही है। हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है और हम लोग के अंदर WBC है, तो WBC एक सेल है। ठीक है, बट एमीबा पूरी एक ऑर्गेनिज्म है, और वो अपना शेप चेंज कर सकता है, और WBC भी अपना शेप चेंज कर सकता है। ठीक है, अब WBC अपना शेप चेंज करके क्या करेगा? ठीक है, उसका भी तो कुछ काम होगा। तो आप इसके बारे में भी सर्च करो कि WBC अपना शेप क्यों चेंज करता है। ठीक है, और उसका आंसर मिले तो कमेंट में बताओ, नहीं मिले तो वो भी बताओ। ओके, अब देखो कि हम लोग हैं, इंसान है ना, हमारे पास बिलियंस ट्रिलियन सेल है। अब हमारे अंदर बहुत सारा सेल है, जैसे कि ये देखो, ये है RBC, ये है फर्स्ट वाला RBC, रेड ब्लड सेल। ये कैसा है? गोल गोल टाइप का, स्फेरिकल टाइप का है। ठीक है, दूसरा है स्पिंडल, ये मसल सेल है, ये है मसल सेल। ये देखो, बोलता है ना एक्सरसाइज करोगे तो मसल बढ़ेगा। ये घींच, मतलब ये एक तरह से लंबा हो जाता है। ठीक है, ये चौड़ा होता है, ये लंबा होता है, इसलिए ये एक्सरसाइज करने से मसल हमारा बनता है। ओके, ये है नर्व सेल। नर्व सेल के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़ोगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा। नर्व सेल में हम लोग इन्फॉर्मेशन इधर से उधर पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा मैसेज, ये हमारा ट्रांसफ़र करता है मैसेज, ये हमारा रिसीव करता है मैसेज। तो इससे हम लोग क्या सीखे? जनरली जो सेल्स हैं वो गोल होते हैं, राउंड होते हैं, या स्फेरिकल होते हैं, या फिर लंबा होते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा, ये स्फेरिकल है। ठीक है, ये लंबा है, और ये थोड़ा बहुत राउंड है। तो ऐसा सेल नॉर्मली देखने को मिलता है, लेकिन अमीबा ऐसा ऑर्गेनिज्म भी है जिसका कोई डेफिनेट शेप ही नहीं है ना, वो चेंज करते रहता है। अब एक सेल के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट होता है। जैसे ये देखो, ये अगर हमारा सेल है ना, तो इसके अंदर बहुत सारा कंपोनेंट है। मान लो कि ऐसा ऐसा, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब कंपोनेंट है, ये सब इनक्लोज है, यानी कि ये बंद है, और ये जो बंद है इसको बोलते हैं हम लोग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? मेम्ब्रेन, है ना। और ये मेम्ब्रेन ही सेल को शेप देता है। अगर ये सर्कल है तो सर्कल जैसा, अगर कोई शेप स्क्वायर है तो ये शेप कौन देगा? ये जो आगे वाला परत है मेम्ब्रेन, यही शेप उसको देगा। ठीक है, अब प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल होता है। ये क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन को ये कवर करके रखता है। इंसानों में बस सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता, बल्कि प्लांट में सेल वॉल भी होता है। सेल वॉल होने का प्लांट में ये कारण है कि वो सेल को रिजिडिटी देता है, यानी कि वो उसको और रिजिड बनाता है, उसको और मजबूत बनाता है। ठीक है, बैक्टीरिया सेल में भी सेल वॉल पाया जाता है। अब हम लोग जान गए शेप कैसा होता है, अब हम लोग जानते हैं साइज कैसा होता है। तो पहले ही हम लोगों ने जाना कि हम लोग सेल्स को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इसका मतलब वो बहुत छोटा होगा। तो अगर आपको किसी भी सेल को देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, और जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसको बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि माइक्रोस्कोप को जब आप बड़ा करोगे तो सेल अच्छी तरीके से दिखेगा। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो 0.1 से 0.05 माइक्रोमीटर, यानी कि आप समझ लो कि कैसे समझाएं, 5 मिलीमीटर से भी कम, समझो 5 मिलीमीटर से भी कम, उतना उसका एक बैक्टीरिया का सेल का जो है वो साइज होता है। और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा, जो कि 1.7 सेंटीमीटर इंटू 1.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, अब आप सोचो कि इंसान का जो सेल है, या फिर जो हमारा कैट है, डॉग है, उसका सेल जो है वो क्या हम हाथी के सेल से बड़ा होगा?
यानी नॉर्मली ये कहा जाए हाथी देखने में बहुत बड़ा है तो उसका सेल कैट और डॉग के सेल से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि हाथी का जो सेल है वो इनफैक्ट उनके सेल से छोटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, नर्व सेल जो हाथी और रैट में होता है वो एक जैसा ही होता है, दोनों का साइज भी एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाथी बहुत बड़ा है तो उसका सारा सेल बड़ा होगा, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो। तो हम लोगों ने जान लिया सेल के शेप के बारे में, सेल के साइज के बारे में। अब हम लोग जानते हैं सेल के फंक्शन के बारे में और सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। हम लोगों ने जाना कि एक ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हम में बहुत सारा ऑर्गन है, इंसानों में बहुत सारा ऑर्गन है, उसी प्रकार प्लांट में भी बहुत सारा ऑर्गन है। हर ऑर्गन का अपना काम होता है। जैसे कि हमारा हार्ट का काम क्या है, जो ब्लड है उसको इधर उधर पंप करना। ठीक है, ब्रेन का काम क्या है, सोचना, है ना। तो इसी तरह हर ऑर्गन का अपना अपना काम होता है। सिर्फ इंसानों में ये नहीं बल्कि प्लांट में भी होता है, अलग अलग जानवर में भी होता है। जैसे कि प्लांट में जो रूट्स है उसका मेन काम क्या है कि सॉइल के अंदर से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और अलग अलग पार्ट में उसको भेजना। फिर जाइलम फिलम है, तो इस प्रकार से अब हर ऑर्गन जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स का मिलके बना होता है, टिश्यू। ठीक है, हर ऑर्गन में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक जैसा काम करता हो, सिमिलर फंक्शन को वो करता हो। यानी कि बहुत सारा, मान लो कि 10 सेल है, 10 सेल है, वो मिलके कुछ एक काम कर रहा है तो वो बनाएगा एक टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाएगा एक ऑर्गन। ऑर्गन जब मिल जाएगा बहुत सारा तब वो बनाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है काम। और हम लोग ये तो जान ही चुके हैं कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो हम लोग ये जाने शेप, उसका साइज, सेल का साइज, सेल का शेप, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं सेल के पार्ट्स के बारे में। पहला हम लोग जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो जो बेसिक कंपोनेंट होता है किसी भी सेल का वो होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। जैसे हमने बताया ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। जैसे मान के चलो एक घर है, ठीक है, घर का जो बाउंड्री वॉल है वो है सेल मेम्ब्रेन। अब बाउंड्री वॉल के अंदर बहुत सारी चीज़, जैसे कि घर है, आपका गार्डन है ना, उसके बाद आपका बाइसाइकिल होगा, आपके पापा का कार होगा। तो इस प्रकार से, तो उसी प्रकार सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बोलो, सेल मेम्ब्रेन बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, एक ही बात है। इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिलता है, राइबोसोम्स देखने को मिलता है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल को सेपरेट करता है दूसरे सेल से और वो उसके सराउंडिंग मीडियम से भी बचाता है। जैसे कि अगर मान लो आपके घर के पास जो बाउंड्री वॉल है वो आपको बताता है कि आपका घर का सीमा, आपके घर का जो लिमिट है वो यहीं तक है, इसी बाउंड्री तक है, इसके बाउंड्री के बाहर जाओगे तो दूसरे का घर आ जाएगा या फिर रोड आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बताता है कि सेल का इतना ही बाउंड्री है और ये दूसरे सेल से उसको मिलने से बचाता है। बाहर में, सेल के बाहर में मान लो जो भी मीडियम है, लिक्विड है, सॉलिड है, उससे भी वो बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होता है और अलग अलग सब्सटेंस को इधर उधर मूवमेंट करने में हेल्प भी करता है, मदद भी करता है, इनवर्ड भी आउटवर्ड भी। यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो बहुत सारा कंपोनेंट है, इस मान लो यहाँ पर हमारा वाटर है, ठीक है, तो ये क्या करता है, वाटर को अंदर भी आने देता है और इसके अंदर मान लो कि आप सॉलिड है कुछ भी, ये सॉलिड को बाहर भी जाने देता है। तो इन और आउट मूवमेंट ये करने का जो है वो मदद करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले ही जाना था कि प्लांट में सेल वॉल होता है, उसी प्रकार ऑनियन भी तो प्लांट का है ना। तो प्लांट का जो ऑनियन सेल है उसमें बाउंड्री जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होता है और सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है सेल वॉल। यानी कि ये हो गया बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये हो गया उसके ऊपर बाउंड्री, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। ठीक है, बीच में होता है एक राउंड टाइप का चीज़, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस। फिर होता है एक जेली लाइक सबस्टांस, यानी कि चिपचिपा टाइप का सबस्टांस, उसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। तो हम लोगों ने 3 चीज़ जाना, साइटोप्लाज्म जो चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, फिर जो बीच में होता है गोल जैसा उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है सेल वॉल। ठीक है, अब सेल वॉल जो है वो सेल
मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये प्लांट को हेल्प करता है सेल को प्रोटेक्ट करने में। यानी कि देखो, अगर मान लो ये सेल है, इसके ऊपर जैसे मानो कि आपका एक मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में एक कवर है, तो एक कवर अगर है तो अच्छा है, ठीक है, उससे टूटेगा नहीं मोबाइल। लेकिन अगर एक और कवर हो जाए तो उससे क्या होगा? आपका मोबाइल स्ट्रांग बन जाएगा, वो और भी जल्दी नहीं टूटेगा, है ना। तो उसी प्रकार सेल वॉल का भी यही काम है। सेल वॉल क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है सेल को, यानी कि प्लांट सेल को, ठीक है। प्लांट सेल को प्रोटेक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि प्लांट तो बहुत दिन तक रहता है, 200 300 400 साल तक रहता है, और 400 साल तक जिंदा रहेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलेगा, हाई विंड स्पीड होगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर चेंज होगा, प्रेशर बनेगा, है ना, बारिश होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सेल वॉल के जो सेल वॉल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देखो कि इंसानों के चिक सेल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है बीच में, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो बीच में है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये जो घिरा पड़ा है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियस का परत है, ठीक है, ये जो काला ऐसा परत आपको दिख रहा है न्यूक्लियस का, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यही अगर प्लांट का होता तो इसके ऊपर एक और कवरिंग होता, इसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। चूँकि ये ह्यूमन का है इसलिए इसमें सेल वॉल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप लोग भी एक अपना सेल देख सकते हो, कैसे? तो देखो, एक सिंपल सा एक्टिविटी करो। क्या करो आप कि एक सही सा साफ टूथपिक ले लो और एक मैच स्टिक ले लो, ठीक है। मैच स्टिक का जो टिप होगा वो टूटा हुआ होगा, ठीक है। अब अपने चीक के अंदर उसको स्क्रैप करो, उसको हट मत करना, उसको बस स्क्रैप करो, ठीक है। और इस जो आपका निकलेगा उसको आप पानी में डाल दो, पानी में डाल दो। उसमें पानी में डालने के बाद आयोडीन डालो, ठीक है, पानी में उसमें आयोडीन डाल दो 1 ड्रॉप, और उसके ऊपर एक कवर स्लिप डाल दो। 1-2 ड्रॉप देने के बाद मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन उसमें डालो, ठीक है। अब इसको अच्छे से माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, फिर आप देखोगे आपके बहुत सारे सेल्स उसमें मिले होंगे और आपको देखने को मिल जाएगा सेल्स, ठीक है। उसमें से आप सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म देख सकते हो। चूँकि ये एनिमल सेल है इसलिए यहाँ पर सेल वॉल नहीं होगा। अब हम लोगों ने मेम्ब्रेन के बारे में जाना, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जान लिया। अब जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वो न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है। इनफैक्ट न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बहुत सारा अलग अलग कंपोनेंट है या ऑर्गेनेल्स उसको बोल सकते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। तो देखो, ये सेल है, ये चिपचिपा पॉइंट जो है वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये जो चिपचिपा वाला पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये जो खाली वाला एरिया ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म, ये भी साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, है ना। ये सब आप 9th क्लास में जानोगे, 10th क्लास में जानोगे। अभी आपको इतना लोड लेने का ज़रूरत है नहीं। अब न्यूक्लियस में जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे सेल में सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या था कि वो आगे वाला सॉल्यूशन से उसको बचाएगा। उसी प्रकार न्यूक्लियस में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम सेम होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होता है और वो मूवमेंट ऑफ मटेरियल करने देता है अंदर और बाहर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियर के बाहर जो भी सब्सटेंस है वो आना जाना कर सकता है, ठीक है। अब एक अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है बहुत ज़्यादा हायर मैग्नीफिकेशन का, तो आप उससे न्यूक्लियस देख सकते हो। न्यूक्लियस में जब आप देखोगे, बहुत अच्छी तरीके से देखोगे, तो उसमें एक आपको चीज़ देखने को मिलेगा, वो है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। ये स्फेरिकल बॉडी होता है न्यूक्लियस में, ये बहुत छोटा स्फेरिकल बॉडी होता है। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्रोमोसोम में जीन होता है। बोला जाता है ना कभी कभार कि तुम्हारा जीन बहुत अच्छा है यार,
तुम्हारा जीन में तुम्हारे नाक जो है वो लंबी है। तो बस सेम कहानी है, क्रोमोसोम में जीन होता है, जीन जो है वो डीएनए वगैरह होता है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि कौन किसका पापा है, कौन किसका माँ है, ठीक है, इस प्रकार से। और जीन क्या करता है, जीन हेल्प करता है इनहेरिटेंस में, यानी कि आपके पापा ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, तो इस प्रकार से जो इनहेरिटेंस है वो उनके पापा, आपके दादाजी का जो ट्रेड्स था वो आपके पापा में आया, आपके पापा का जो ट्रेड्स है वो आप में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो पास ऑन होते जाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में, तो वो काम कौन करता है, वो काम करता है जीन, ठीक है। अब जीन के बारे में थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से जान लेते हैं। तो जीन जो है वो इनहेरिटेंस है, जैसे मैंने बताया, ये ट्रांसफ़र करता है कि कौन कौन सा हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर से नीचे आए। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि जैसे बच्चा है उसी प्रकार उसका पापा है, यानी कि उसका मुंह, बच्चे का फेस और पापा का फेस दोनों जैसा मिलता है, एक जैसा मिलता है। तो ये कौन काम किया, ये काम किया जीन, ये पापा का जो फेस है वो बच्चे में आ गया, ठीक है, उसी प्रकार से। तो ये जो काम करता है, ये काम करता है जीन। जैसे आपके पापा का ब्राउन हेयर है, आपका भी ब्राउन हेयर है ना, आपके पापा का कर्ली हेयर है, आपका भी कर्ली हेयर है, तो ये सब काम करता है जीन। और जीन कहाँ पर मिलता है, जीन मिलता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में होता है जीन। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का मेन काम है इनहेरिटेंस करना, साथ ही साथ वो हर एक्टिविटी जो सेल में काम होता है उसका वो कमांड सेंटर है, ठीक है, वो कमांड सेंटर है। जो इंटायर कंटेंट होता है लिविंग सेल का, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। जितना भी चीज़ें हैं हम लोगों ने बोला, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस भी आता है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म को हम लोग लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये है हमारा सेल, यहाँ हो गया पूरा साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये जो बाकी बचा एरिया, ये क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब ये जितने भी चीज़ें हैं साइटोप्लाज्म में, क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, है ना, गोल्गी अपैरेटस आ गया, वगैरह वगैरह। न्यूक्लियस में क्या आ गया, न्यूक्लियॉन्स आ गया, उसके बाद आपका क्रोमोसोम्स आ गया, क्रोमोसोम्स में जीन आ गया। अब ये सब चीज़ों को मिला दो तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब पहेली जानना चाहती है कि क्या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरिया में सेम रहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बस सोच के जवाब दो, ठीक है। तो अगर हम लोग और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें, तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें न्यूक्लियस जो है वो अच्छे तरीके से बना हुआ होता है, अच्छा वेल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया का न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, बैक्टीरिया का सेल्स में जो है न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स दो टाइप, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिस ऑर्गेनिजम्स में होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। मान लो कि मेरे जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो मेरा जो सेल हो गया वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और मैं जो हूँ वो प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल वाला ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोट बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगे। अब जो हम लोगों ने चिक सेल के बारे में देखा, तो चिक सेल हो गया या फिर ऑनियन सेल हो गया, इसमें अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोट्स। तो बताओ हम लोग यूकैरियोट हैं या फिर हम लोग प्रोकैरियोट है। और हमारा चिक सेल है, चिक सेल में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो बताओ हम लोग यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। अब ऑनियन सेल में, ऑनियन सेल जब आप देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो क्या आपने देखा कि साइटोप्लाज्म में एक ब्लैंक जैसा, खाली जैसा एक स्ट्रक्चर था, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूल, ठीक है। ये वैक्यूल बहुत बड़ा हो सकता है, मान लो कि अगर ये हमारा सेल है तो ये इतना बड़ा वैक्यूल हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, ठीक है। चिक सेल्स जो इंसान का सेल है उसमें छोटा वैक्यूल्स होता है, यानी कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, ठीक है, ये बस याद रखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो लीफ होता है जैसे कि ट्रेड स्कैंटिया लीफ हो गया, स्कैंटिया लीफ में बहुत सारा साइटोप्लाज्म पूरा
सेल में स्कैटर्ड यानी अलग अलग जगह पर है, इसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं। इसका अलग अलग कलर होता है, कोई ग्रीन जैसा है, कोई येलो जैसा होता है। ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। जैसे मान लो कि ये देखो, ये हमारा ये है, ये पूरा फेंका हुआ है ना, ये पूरा फेंका हुआ है, स्कैटर्ड इसको बोल सकते हैं हम लोग अच्छी भाषा में। तो स्कैटर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। और प्लास्टिड जो ग्रीन कलर का होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल, ठीक है। और ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होगा उसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, और जो ग्रीन पिगमेंट होगा उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कारण, चूँकि यह ग्रीन है, इसलिए हम लोगों को लीव्स जो है, जो पत्ते हैं, वो ग्रीन देखने को मिलता है। अब हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में डिफ्रेंसिएशन। मैं आपको 3-4 बताता हूँ, 2 आप खुद से करो और कमेंट में बताओ। तो देखो, पहली बात है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, बिल्कुल होता है। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, बिल्कुल होता है, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में होता है, जी हाँ। एनिमल सेल में होता है, जी हाँ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होता है, जी हाँ। एनिमल सेल में होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। किस में होता है? प्रोकैरियोट में होता है या नहीं होता है? यूकैरियोट्स में होता है या नहीं होता है? कमेंट में बताओ। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है या नहीं होता है? होता है। प्लास्टिड बताओ, प्लांट सेल में होता है या नहीं होता है? एनिमल सेल में होता है या नहीं होता है? वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, एनिमल सेल में कम बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको बस बताना है प्लास्टिड प्लांट सेल में कैसे होता है या नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। और थोड़ा सा हम लोग फोटो से कंपेयर कर लें तो ये देखो, साइटोप्लाज्म दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है, इतना बड़ा वैक्यूल है, ठीक है। और एनिमल सेल में छोटकू गो है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें अलग क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट, और सेल वॉल, ठीक है। अब ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब आपको बताना है सेल क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, जीन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गेन, ऑर्गेनेल्स। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना है, करीबन 20-20, 30-30 वर्ड में, और उसका लिख के कॉपी में फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में डालना है। फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है, बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।